अगर उस रोज पुलिस वालों को सुनील शेट्टी की तस्वीर नहीं मिली होती तो यह माफिया अब तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, और अगर आशनाई ना होती तो लगभग अमर ही हो गया था यह माफिया। वो माफिया जिसने बिहार में एक मंत्री को दिन दहाड़े गोली मारी और जाते हुए बोला गुड आफ्टरनून सर, जिसने 20 साल की उम्र में अपना पहला जुर्म किया और 25 साल की उम्र में बन गया इंडियाज मोस्ट वांटेड। काइया दिमाग और फौलादी जिगरा जब मिलता है तो कोई श्री प्रकाश शुक्ला बनता है। जॉन एलिया का एक शेर है, हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया शौक की जिंदगी गई। आज की कहानी उस शख्स की है जिसने शौक में अपनी शौक की जिंदगी गंवा दी, जिसने 20 साल की उम्र में पहली बार अपराध किया और 25 साल की उम्र में उसने एक ऐसी सुपारी ले ली जिसने उसकी मौत का आखिरी पैगाम लिखवा दिया। ये कहानी श्री प्रकाश शुक्ला की है, उत्तर प्रदेश का और पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया। आज हम आपको उसकी कहानी सुना रहे हैं जुर्म @8 PM में। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हम हर रविवार को रात को 8 बजे आपको देश और दुनिया के तमाम अपराधियों की कहानियां सुनाते हैं, वो अपराधी जिन्होंने समाज में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। और आज उसी कड़ी में कहानी पूर्वांचल के माफिया श्री प्रकाश शुक्ला की। उत्तर प्रदेश के एक बेहद साधारण से परिवार में, या यूं कहें एक मास्टर साहब के परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। परिवार में ठीक ठाक थोड़ा बहुत पैसा आ रहा होता है और उससे अपने इकलौते बेटे की वो अच्छी सी परवरिश करना चाहते हैं। अच्छा खाना पीना मिलता है और उसको कुश्ती करने के लिए भेज दिया जाता है और पहलवानी सिखाई जाती है। अच्छा खासा शरीर बनता है और एक दिन कुछ ऐसा होता है जो श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल देता है। होता यूं है कि बाजार से उसकी बहन अपने घर वापस आ रही होती है और एक मंचला, कुछ अपना मंचले लोग थे, वो एक भीड़ में बैठे हुए थे और उसमें से एक लड़का उसकी बहन को देख करके सीटी बजा देता है। वो बहन आकर के घर पर अपनी कहानी बताती है और श्री प्रकाश शुक्ला वहां से उठता है। लोगों को लगता है कि मारपीट करने जा रहा है, लेकिन पता नहीं कहां से उसने एक देशी तमंचा जुगाड़ किया और जा करके दिन दहाड़े उस लड़के को 20 साल की उम्र में गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। यह श्री प्रकाश शुक्ला का पहला जुर्म था, जिसके बाद उसकी धकड़ई के चर्चे पूर्वांचल में आम हो गए। और उसके बाद एक शख्स का नाम आता है सूरजभान दादा। जब श्री प्रकाश शुक्ला भाग रहा था और फिर रहा था इसलिए कि उसे कहीं पनाह मिल जाए, कहीं शरण मिल जाए, ताकि वो पुलिस से बच सके, तो सूरजभान दादा जो कि बिहार के मोकामा के नेता हैं और तमाम उनकी कहानियां हैं कि कभी रामविलास पासवान उनके इशारों पे चला करते थे, कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी बात माना करते थे, और आज जो कुछ भी लोक जनशक्ति पार्टी में हो रहा है उसके पीछे अगर कोई है तो सूरजभान दादा। वो शरण देते हैं और इसको बैंकॉक भेज देते हैं। सूरजभान दादा की इतनी ताकत क्यों थी? क्योंकि वो श्याम सुंदर सिंह के चेले थे। श्याम सुंदर सिंह की कहानी यह है कि उनके 2 चेले थे, एक थे दिलीप सिंह, दूसरे थे सूरजभान सिंह। दिलीप सिंह राजनीति में उतर आते हैं, लालू यादव के साथ करीबियां होती हैं और इसी के चलते श्याम सुंदर सिंह उनको अपने गिरोह से, अपने सरपरस्ती से बाहर कर देते हैं और श्याम सुंदर सिंह को आगे बढ़ाते हैं। श्याम सुंदर सिंह उस वक्त पर अकेले थे और उस वक्त उनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसका इस्तेमाल करके वो अपने अपराध को बड़ा कर सकें और बढ़ा सकें। बढ़ाते कहां पर? पूर्वांचल का जितने भी माफिया हैं उन सब का जो लीगल पैसा आता है उसके आने के सिर्फ 2-3 तरीके हैं। उसके तरीके में सबसे बड़ा नाम है सरकारी ठेकों का, सरकारी टेंडरों का, चाहे वो शराब के ठेके हो, कोयला का ठेका हो, रेलवे के तमाम ठेके होते हैं। उन तमाम ठेकों के जरिए ये लोग पैसा कमाते हैं और अपराध उसमें सबसे बड़ा जरूरी हथियार होता है। उसमें आपके पास ऐसा होना चाहिए जो किसी को कभी मुंह बंद कर सके। और सूरजभान के सामने चुनौती 2 लोग थे उस वक्त, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही। दोनों गोरखपुर के इलाकों के अपने अपने तरीके से बहुत बड़े क्रिमिनल हैं और एक तरीके से बड़े नेता भी हुआ करते थे। दरअसल इनकी कहानी यहां से शुरू होती है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 70s के टाइम में जब जेपी का आंदोलन चल रहा था तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी भी इससे दूर नहीं रह सकती थी। और उस वक्त 2 गुट बने। हर राजनीति गुटबाजी से शुरू होती है, चाहे जाति की हो चाहे धर्म की हो। यहां पर जाति शुरू हुई, पूर्वांचल में जाति ही चलती है। उस वक्त 2 गुट बने, ब्राह्मण गुट और ठाकुर गुट। ब्राह्मण गुट का नेतृत्व कर रहे थे हरिशंकर तिवारी और ठाकुर गुट का नेतृत्व कर रहे थे वीरेंद्र शाही। जब तक ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तब तक छिटपुट घटनाएं, मारपीट और इस तरह की घटनाएं होती थी। लेकिन जैसे जैसे इनका राजनीति की तरफ रुझान बढ़ा, इन लोगों ने जो पूर्वांचल के टेंडर थे उन पर नजर गड़ानी शुरू कर दी।
इनके बीच दुश्मनी थी, लेकिन ये कभी भी किसी तीसरे को नहीं घुसने देते थे अपने बीच में। टेंडर जो भी बंटते थे उनको लेकर के आपस में एक समझौता था और उस तरीके से इनकी डील होती थी और उस तरीके से इनका अपना काम चल रहा था। लेकिन सूरजभान सिंह जो कि बिहार के मोकामा से हैं, वो नजर लगातार गड़ाए हुए थे कि किस तरह से पूर्वांचल के इन ठेकों पर अपना कब्जा जमाया जाए। लेकिन सूरजभान सिंह के पास कोई ऐसा था नहीं जो उनके लिए इतने बड़े अपराध कर सके और इन दोनों को रास्ते से हटा सके। और इसी बीच में श्री प्रकाश शुक्ला अपना क्राइम करता है और अपनी बहन को छेड़ने वाले को गोली मार देता है दिन दहाड़े। सूरजभान को लगता है कि इस आदमी से अपना काम निकाला जा सकता है और इसी के चलते सूरजभान सिंह और सूरजभान दादा इसको शरण देते हैं और बचाते हैं, बैंकॉक भेजते हैं। और उसके बाद इसको जब हिंदुस्तान बुलाया जाता है तो भी उसके लिए पूरी तरह से इंतजाम करते हैं कि वो कानून के शिकंजे से बचा रह सके। और सूरजभान दादा श्री प्रकाश शुक्ला को जो कुछ भी दे रहे थे उसके पीछे उनका एक मकसद था और वो श्री प्रकाश शुक्ला को अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। 302 इनके ऊपर लग चुकी थी, खून मुंह को लग चुका था, अपराधी बन चुके थे, पुलिस से मारे मारे फिर रहे थे, तो ऑप्शन कुछ बचा नहीं था कि जरायम की दुनिया में प्रोफेशनली और फुल टाइम घुसना पड़े। और यही वो शख्स था सूरजभान सिंह जिसने पूर्वांचल का इतना बड़ा माफिया श्री प्रकाश शुक्ला को बनाया और श्री प्रकाश शुक्ला को शह दी। श्री प्रकाश शुक्ला से सबसे पहला काम करवाया गया जो अगर बड़े क्राइम में देखा जाए, एक तरफ तो श्री प्रकाश शुक्ला का रंगदारी चल रही थी, दिन दहाड़े किसी को भी गोलियां मार देना, किसी भी ज्वेलर को, किसी भी ठेकेदार को, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी को भी श्री प्रकाश शुक्ला गोली मार सकता था। इसके बारे में यह चीज कही जाती है कि श्री प्रकाश शुक्ला के रास्ते में जो आया उसको श्री प्रकाश शुक्ला गोली मार देगा। अपने 5 साल का जो अपराध का इसका टेन्योर रहा उसमें 20 से ज्यादा मर्डर इसने अपने हाथों से किए थे। आमतौर पर अपराधी 1-2 मर्डर करते हैं, उसके बाद इनका नाम बन जाता है, फिर किसी और का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला हमेशा से यकीन रखता था खुद से मर्डर करने में, और 20 से ज्यादा मर्डर जो ऑन रिकॉर्ड है, उसके अलावा क्या कुछ किया, ये सब इस दरमियान हुए। और इसी दौरान इन्होंने, सूरजभान सिंह ने इसको खड़ा कर दिया वीरेंद्र शाही के पीछे कि सबसे पहला जो नंबर होगा वो वीरेंद्र शाही का होगा। और हरिशंकर तिवारी से दुश्मनी थी तो हरिशंकर तिवारी का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर श्री प्रकाश शुक्ला को मिलता रहा कि वीरेंद्र शाही को खत्म कर दिया जाए। एक राजेश पांडे आईपीएस है जो कि इस टीम को, जो जब श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ पूरी जांच हो रही थी, उसको हेड करते हैं। वो बताते हैं कि 3 अटेम्प्ट हुए थे वीरेंद्र शाही को मारने के लिए। सबसे पहला हमला गोरखपुर में हुआ था जहां वीरेंद्र शाही को मारने की कोशिश की गई। उस दौरान प्रभा द्विवेदी, अमरमणि त्रिपाठी, ध्यान रखिएगा, आरके चौधरी, अष्टभुजा शुक्ला, रमापति शास्त्री और श्री प्रकाश शुक्ला, सूरजभान सिंह, सभी लोग मौजूद थे। मारने की कोशिश हुई लेकिन विफल हुई, वहां से भाग निकले। उसके बाद फिर से दोबारा हमला करने की कोशिश हुई, फिर से फेल हुआ। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला, अब उसको भी नजर आ चुका था कि अगर पैसा कमाना है तो टेंडर पर कब्जा जमाना है, टेंडर पर कब्जा जमाना है तो उसके लिए सबसे पहले बड़े गोटियों को हटाना होगा, बड़े लोगों को हटाना होगा। और उसकी नजर में वीरेंद्र शाही जाहिर तौर पर चढ़ चुके थे और विधायक भी थे, राजनीति में दखल था, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मारना। लेकिन हुआ यूं कि हर अपराधी की तरह उनकी भी आशनाई की एक कहानी थी जिसको वो जमाने से छुपाना चाहते थे। तो वीरेंद्र शाही ने किया यूं कि लखनऊ के इंदिरा नगर में वो अपनी प्रेमिका के लिए, कथित प्रेमिका के लिए घर देखने के लिए जा रहे थे और चाहते थे कोई जाने ना। और इसी चक्कर में उन्होंने गनर और सुरक्षा जो तमाम होती है उसको छोड़ दिया और अकेले निकल पड़े घर देखने के लिए। और श्री प्रकाश शुक्ला घात लगाए बैठा था, 1977 साल था और उसी रोज दिन दहाड़े वीरेंद्र शाही की ताबड़तोड़ गोलियां मार करके लखनऊ में हत्या हो जाती है। और इसके बाद एक साफ मैसेज पूरे पूर्वांचल के तमाम लोग, जितने भी तमाम अपराधी थे, ठेकेदार थे, माफिया थे, सबके लिए एक चीज आ जाती है कि अगर श्री प्रकाश शुक्ला और सूरजभान सिंह के दायरे में रह करके काम नहीं किया, उनसे दब करके काम नहीं किया, तो दिन दहाड़े गोलियों से स्वागत होगा। वीरेंद्र शाही बड़ा नाम थे, उसके पहले तमाम ज्वेलर्स, तमाम लोगों की हत्याएं ये कर चुके थे जिनसे ये पैसा ऐंठना चाहते थे। और इसके बाद साफ मैसेज गया, हरिशंकर तिवारी ने धीरे धीरे अपनी ग्रिप छोड़ी और धीरे धीरे वो ठेके छोड़ने लगे जो चुपचाप सूरजभान सिंह और श्री प्रकाश शुक्ला के खाते में आने लगे। सूरजभान सिंह क्राइम के साथ साथ अपनी राजनीति की गोटियां फिट कर रहे थे और राजनीति में अपने आप को ताकतवर बना रहे थे। और श्री प्रकाश शुक्ला अपना पूरी तरह से, एक होता है अंधा यकीन कर लेना, श्री प्रकाश शुक्ला सूरजभान सिंह को अपना गुरु मान चुका था। लेकिन आईपीएस राजेश पांडे लिखते हैं और बताते हैं कई मीडिया संस्थानों से, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है कि शुक्ला अपना गुरु जरूर मान चुका था सूरजभान सिंह को, लेकिन मसला यह था कि श्री प्रकाश शुक्ला अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करता था। जो कुछ उसकी कमाई होती थी वो सूरजभान सिंह के पास सुरक्षित रखता था। उसे पता था कि राजनीति में है तो इनके खिलाफ जांच नहीं बैठेगी, छापे नहीं पड़ेंगे और पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन सूरजभान सिंह की नीयत वक्त के साथ बदलने लगी और कहा जाता है कि सूरजभान सिंह की निगाह श्री प्रकाश शुक्ला के
पैसे पर पड़ गई। नेपाल में कहा जाता है सूरजभान और श्रीप्रकाश ने मिलकर के एक होटल भी खरीदा था। तमाम चीजों पर निगाह सूरजभान सिंह की जट गई और कहा जाता है कि श्रीप्रकाश शुक्ला को मरवाने का जो साजिश रची जा रही थी एक तरीके से क्राइम के तरीके से, और थोड़ा सा ऑफिशियल की पुलिस का इस्तेमाल करके अगर एनकाउंटर हो सके, नहीं तो किसी ऐसे ही क्रॉस फायर में उसको मरवा दिया जाए, उसके लिए भी सूरजभान सिंह पूरी तरह से तैयार थे और कहीं ना कहीं कहानी और साजिश गढ़ रहे थे। लेकिन मामला यह हुआ कि फिर श्रीप्रकाश शुक्ला अपने आप में मजबूत होने लगा और पूर्वांचल में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल जो होना शुरू हुआ उसमें श्रीप्रकाश शुक्ला का नाम सामने आता है कि श्रीप्रकाश ने पहली बार AK-47 का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो कुल मिलाकर के श्रीप्रकाश शुक्ला कद्दावर हो चुका था। क्राइम की दुनिया में 23-24 साल की उम्र में उसका इतना बड़ा नाम हो चुका था कि जो अपराधी 30-40 साल से इस अपराध की दुनिया में सक्रिय थे वो भी श्रीप्रकाश शुक्ला के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से डरने लगे थे। इसलिए सूरजभान सिंह की कहानी उतना ज्यादा सेट नहीं हो पाई और STF को लगातार कुछ जगहों से इनपुट्स आ रहे थे। अब उसके बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि कौन से ऐसे लोग थे जो STF को इनपुट दे रहे थे कि श्रीप्रकाश शुक्ला के अंदर क्या चल रहा है, श्रीप्रकाश शुक्ला करना क्या चाहता है। और इसका तमाम जानकारियां STF के पास पहुंच रही थी और उसी में से एक जानकारी ऐसी पहुंचती है जिसने कान खड़े कर दिए STF के। STF की एक कहानी है, उसको अंत में आपको सुनाएंगे कि STF कैसे बीच में आई। लेकिन श्रीप्रकाश शुक्ला के बारे में एक इनपुट पहुंचता है STF तक कि श्रीप्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश के किसी बड़े राजनेता को मारना चाहता है। ऑफिशियल तौर पर कहा गया कि कल्याण सिंह को मारना चाहता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियां बनती हैं कि हरिशंकर तिवारी भी उस वक्त और आज की तारीख में भी बहुत बड़े नेता बन चुके थे और कहा जाता है कि श्रीप्रकाश शुक्ला का असली टारगेट हरिशंकर तिवारी थी, लेकिन मामला उतना ज्यादा उछलता नहीं अगर कल्याण सिंह का नाम सामने नहीं आता। तो साजिशन कई जगहों पर यह बात कही गई कि श्रीप्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह की सुपारी 6 से 5 करोड़ रुपए में ले ली है और उसका अगला टारगेट कल्याण सिंह है। जाहिर तौर पर कल्याण सिंह जितने बड़े आज हम नेता को देखते हैं, किसी योगी आदित्यनाथ को देख लें या किसी भी नेता को देख लो, उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं कल्याण सिंह के पास समर्थन था और कल्याण सिंह की जान की कीमत किसी भी नेता से उस वक्त ज्यादा हुआ करती थी। और इसके लिए फिर कहानी बनी कि श्रीप्रकाश शुक्ला को अब खत्म किया जाना है। इस दरमियान बहुत सारी कहानियां हैं जिनको आपको बताया जाना जरूरी है कि श्रीप्रकाश शुक्ला के बारे में STF को जानकारी कहां से मिली। सबसे पहला सवाल STF के सामने था जब STF बनाई गई इसको मारने के लिए, एनकाउंटर करने के लिए, तो STF के पास एक अदद तस्वीर भी नहीं थी श्रीप्रकाश शुक्ला की। तो कहानी हुई कि श्रीप्रकाश शुक्ला का एक दूर का रिश्तेदार था, एक बहनोई था, और STF और लखनऊ पुलिस लगातार उसको कवर कर रही थी, उसको देखने की कोशिश कर रही थी क्या कुछ हो रहा है। तो बहनोई को अपने श्रीप्रकाश शुक्ला ने एक उसमें लॉटरी के धंधे में उतार दिया था। उसने लॉटरी के काउंटर खोले थे और इस रास्ते में आ रहा था विवेक श्रीवास्तव नाम का एक व्यापारी, और उसने इस चीज में इसके रास्ते में आना शुरू किया और श्रीप्रकाश शुक्ला ने एक रोज उसे धमकी दी कि विवेक श्रीवास्तव अपने इस रास्ते से हट जाओ, हमारे रास्ते में ना आओ, और वो हटा नहीं। और इसके बाद होता क्या है कि श्रीप्रकाश शुक्ला ने लाटूस रोड के बीचों बीच तकरीबन 25 गोलियां मार करके विवेक की हत्या कर दी, जिससे साफ मैसेज हुआ कि चाहे अपराध हो, चाहे टेंडर हो और चाहे कोई भी ठेका हो, धंधा हो, अगर श्रीप्रकाश शुक्ला उसमें है तो उसके रास्ते में नहीं आना है। ये साफ मैसेज गया। इसके बाद फिर श्रीप्रकाश शुक्ला की अब तक ये अपराध इतने कर चुका था कि वो एक तरफ शाही को मार चुका था और दूसरी बार विवेक को मार चुका था और तमाम 15 से ज्यादा मर्डर उस वक्त तक वो कर चुका था, लेकिन STF और पुलिस के पास उसकी एक तस्वीर नहीं थी। इसी दौरान एक और कहानी आती है कि श्रीप्रकाश शुक्ला को एक पुलिस वाले ने बाकायदा देखा था। वो दिल्ली से लखनऊ आ रहा था और रास्ते में पुलिस ने चेकिंग लगा रखी थी। पुलिस के पास इनपुट्स थे कि श्रीप्रकाश शुक्ला इस रास्ते से जाने वाला है, और होता यूं है कि एक पुलिस वाला बैरिकेड पर रुकवाता है और आता है श्रीप्रकाश शुक्ला के पास, गाड़ी का उसके शीशा डाउन होता है और श्रीप्रकाश शुक्ला चुपचाप बैठा होता है और साइड से AK-47 उठा करके उस पुलिस वाले को दिखाता है। पुलिस वाला चुपचाप समझ जाता है कि ये कौन है, और उसके बाद कहा जाता है कि पुलिस वाले ने डर के मारे बाकी सबको इशारा किया कि गाड़ी क्लीन है, बैरिकेड हटाए जाएं और इस गाड़ी को जाने दिया जाए। ये एक बार ऐसा कहा गया है कि पुलिस के साथ जो आमना सामना हुआ था, साफ तौर पर उसका बयान भी ये पुलिस वाले का है कि साफ तौर पर इनका आमना सामना हुआ था, लेकिन तस्वीर कोई नहीं थी। STF के सामने और पुलिस के सामने सबसे बड़ी यही समस्या थी कि श्रीप्रकाश शुक्ला की तस्वीर कहां से लाई जाए। तो फिर इसके बारे में कहा जाता है कि पुलिस वाले तमाम चीजें तलाश रहे थे। इसी दौरान पता चला वो परिवार के अपने काफी करीब रहता था, रिश्तेदारों के करीब रहता था। तो इसी दौरान उसकी भांजी की एक बर्थडे पार्टी थी, वहां पर ग्रुप फोटो थे। श्रीप्रकाश शुक्ला आमतौर पर तस्वीर खिंचवाने से बचता था, लेकिन गलती से किसी के पीछे वो खड़ा था और वो तस्वीर आ गई जिसमें उसका केवल माथा दिख रहा था।
तो माथा तक इसकी तस्वीर पुलिस के पास आती है। पुलिस वाले तमाम जुगत लगाते हैं, कोई स्केच नहीं बन पाता है जिसके आधार पर इसकी शनाख्त की जा सके। इसके बाद अचानक से पुलिस वालों के सामने, जो अभी हम जिनका नाम ले रहे हैं पांडे आईपीएस हैं, वो इस चीज को लेकर के सोचते हैं कि इस तस्वीर को अगर सिनेमा के लोगों से मिलाया जाए, मिलान किया जाए बॉलीवुड के लोगों से, तो शायद कुछ बात बन सकती है। और अचानक से उस वक्त 90s का दौर था, उस वक्त वो बाजार में उसी तरीके से बॉलीवुड के जो उस वक्त के सितारे थे उनकी तस्वीरें, छोटे छोटे फोटो फ्रेम आते थे उनके। तो इसी दौरान इनकी नजर सुनील शेट्टी की तस्वीर पे जाती है और उसका माथा मैच कर रहा होता है सुनील शेट्टी से। और फिर इसके बाद होता यह है कि एडिट करवाई जाती है फोटो, इस फोटो को मैच करवाया जाता है और उसके बाद फिर इसकी जो प्रिंट कॉपी निकलती है वो लगभग श्री प्रकाश शुक्ला के चेहरे से मिलती जुलती कॉपी मिलती है। और पुलिस के पास पहली बार इसकी तस्वीर आती है कि श्री प्रकाश शुक्ला ऐसा दिखता था। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जो श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी को बताना है। अब अगर बात ही कर रहे हैं तस्वीर की, तो इसकी भी बात कर लेनी चाहिए कि श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर किसी के पास क्यों नहीं थी। तो कहा जाता है श्री प्रकाश शुक्ला ने यह ऐलान करके रखा था, अगर किसी ने उसकी तस्वीर पुलिस या मीडिया को दी तो 24 घंटे के अंदर श्री प्रकाश शुक्ला खुद जाकर के उस शख्स को गोली मार देगा। जो आदमी 15 लोगों को दिन दहाड़े और बड़े बड़े लोगों को गोलियां मार चुका हो, ऐसे में किसकी हिमाकत होती कि उसके खिलाफ जाकर के उसकी एक तस्वीर देता पुलिस वालों को या मीडिया को। और जब ये तैयार हो गई इसका स्केच, तो इसके बाद प्रतापगढ़ से एक बीएसपी के नेता थे, उन्होंने श्री प्रकाश को फोन करके बताया कि तुम्हारी तस्वीर अखबार में आ चुकी है, पुलिस के पास आ चुकी है और उसके बाद कहानी अब तुम्हारी बिगड़ने वाली है। तो फिर उसके बाद एक लड़के को भेजता है श्री प्रकाश शुक्ला पता करवाने के लिए कि किसने हमारी तस्वीर लीक करी है। एक सोने चांदी का तस्कर होता है जो नेपाल से गोरखपुर में सप्लाई कर रहा होता है, यहां के वहां माल करता है। श्री प्रकाश शुक्ला को अचानक से लगता है कि इस आदमी ने कहीं से मेरी तस्वीर लीक करी थी, जबकि कहीं से कहीं तक उसकी कोई वो नहीं, मतलब कि उसकी भूमिका थी, वो एक उसकी फैमिली की पार्टी से तस्वीर आई थी। और श्री प्रकाश शुक्ला दिन दहाड़े उस तस्कर के ऊपर गोली चलाता है, वो घायल होता है लेकिन बच जाता है और नेपाल भाग जाता है। और कहा जाता है हिंदुस्तान कभी वो लौट करके उसके बाद आया नहीं। और इसके बाद जब तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में उसका आतंक बढ़ चुका था, इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री होती है बिहार में। सूरजभान सिंह बिहार के नेता थे, मोकामा के नेता थे और उनको जरूरी था कि बिहार की राजनीति में भी वो कुछ ऐसा एक्ट करें जिससे मैसेज जाए जो मैसेजफुल हो। और इसके लिए टारगेट चुना जाता है उस वक्त के बृज बिहारी प्रसाद, जो इस वक्त पे बिहार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, मंत्री थे। बृज बिहारी प्रसाद को, जिनका कहा जाता है कि बिहार ही नहीं यूपी के ओर से लेकर के छोर तक तगड़ा सिक्का चलता था, सूरजभान सिंह की नजर उन पर डट जाती है और कहानी यूं बनती है कि उस मंत्री की हत्या की सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला को दे दी जाती है। अब श्री प्रकाश शुक्ला को सुपारी मिली है तो श्री प्रकाश शुक्ला किसी तरीके से चूकने वाला नहीं है। और उसी वक्त श्री प्रकाश शुक्ला के पास नई नई ताकत आई रहती है, जवानी रहती है, हष्ट पुष्ट शरीर रहता है, चूंकि वो पहलवान था। और उसके बाद उसको अपना सिक्का जमाने की बड़ी उसके अंदर होती है, बेताबी होती है कि मुझे सिक्का जमाना है और बिहार में भी सिक्का जमाना है। सूरजभान सिंह को भी जमाना था और श्री प्रकाश शुक्ला को भी जमाना था। फिर से एक बार दोनों साथ आते हैं और श्री प्रकाश शुक्ला को एक मंत्री की सुपारी मिलती है, बिहार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री बृज बिहारी प्रसाद, जो बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश में चाहे वो जरायम की दुनिया हो और चाहे राजनीति हो, दोनों में बराबर की दखल रखते थे और कोई उनके खिलाफ खड़े होने की हैसियत नहीं रखता था। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला तो श्री प्रकाश शुक्ला था, सुपारी मिल गई तो अब मरना ही था। और होता यूं है कि 13 जून 1998 को इंदिरा गांधी अस्पताल के सामने अपनी गाड़ी से उतरते हैं, लाल बत्ती कार होती है, साथ में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और अचानक से 4 लोग आते हैं AK-47 से लैस होकर के और ताबड़तोड़ उनके सीने में गोलियां उतार दी जाती हैं। दिन दहाड़े एक उत्तर प्रदेश का क्रिमिनल आकर के बिहार में एक मंत्री की, वो मंत्री जो कि जरायम की दुनिया में और राजनीति में दोनों में बराबर की दखल रखता था, उस वक्त बिहार में नंबर 2 की हैसियत रखता था, उसको दिन दहाड़े गोली मारी जाती है और आखिर में वो बदमाश गुड आफ्टरनून सर कह करके चले जाते हैं और इनकी हत्या हो जाती है। और इस हत्याकांड के बाद श्री प्रकाश शुक्ला का सिक्का उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी जम जाता है। डर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर के तमाम लोगों के बीच में। और इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला सभी के लिए एक मुश्किल चुनौती बन चुका था, टेढ़ी खीर बन चुका था। और इसी दौरान श्री प्रकाश शुक्ला एक गलती करता है, नहीं वो सुपारी लेने वाली नहीं, इसी दौरान उसका एक दोस्त होता है आनंद पांडे, जिसके बारे में कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला का जिगरा और आनंद पांडे का दिमाग मिलकर के पूरे पूर्वांचल को हिला रहे थे।
लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को अचानक से लगता है कि पैसे में कुछ हेर फेर चल रही है, कुछ गलत काम मेरे साथ चल रहा है जो कुछ मुझे नहीं पता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए श्री प्रकाश शुक्ला के साथ, क्योंकि वो इतना बड़ा अपराधी बन चुका था कि उसके उस वक्त पे समझ में आना बंद हो गया था कि कौन से आदमी की कीमत क्या है, और अपने दिमाग को अपने दोस्त आनंद पांडे की हत्या करवा देता है गोली मार करके। जिसके बाद एक चीज आती है कि श्री प्रकाश शुक्ला की अपनी गुट में जो लोग उस पर यकीन करने वाले होते हैं, जिन पर श्री प्रकाश शुक्ला यकीन करता है, उन लोगों के बीच एक तरीके का डर बनता है, और दूसरी तरफ श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ खिलाफत करने की बात खड़ी होती है। और वहां से ये चीजें होती है, कुछ लोग टूटते हैं श्री प्रकाश शुक्ला से, और वो लोग पुलिस को इनपुट देना शुरू करते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला की मूवमेंट क्या है। अब श्री प्रकाश शुक्ला मोस्ट वांटेड था, श्री प्रकाश शुक्ला को मरना तय था, और इसी दौरान एक कहानी सामने निकल करके आती है कि श्री प्रकाश शुक्ला का किसी लड़की के साथ चक्कर है, किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में है जो दिल्ली की रहने वाली है, और पुलिस को एक लूप होल मिल जाता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है कि श्री प्रकाश शुक्ला को यहां से फंसाया जा सकता है। पुलिस किसी तरीके से नंबर जुगाड़ करती है और ट्रेस करने की कोशिश करती है कि श्री प्रकाश शुक्ला किससे बातचीत कर रहा है, क्या उसकी कहानी है। इस दौरान पुलिस को मिलता क्या है कि लगभग 14 से 15 अलग अलग नंबरों से, अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग टाइम पे फोन आता है, जिसके बारे में पुलिस को साफ सुथरी कोई जानकारी मिल नहीं पाती है। पुलिस लगातार नाकेबंदी कर रही होती है और तमाम चीजें कर रही होती है, और इसी दौरान होता क्या है कि श्री प्रकाश शुक्ला अपनी जिंदगी की संभवतः कहे तो सबसे बड़ी गलती कर देता है। खबर यह निकल करके आती है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, यह हमको नहीं पता है, लेकिन यही वो वजह होती है कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन किया जाता है। 4 मई 1998 को एडीजी अजय राज शर्मा ने 50 बेस्ट यूपी के पुलिस अफसरों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई, जिसको स्पेशल टास्क फोर्स कहा गया, और इस स्पेशल टास्क फोर्स का पहला स्पेशल टास्क श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाना था। और एसटीएफ अपने काम पर लग चुकी थी, तमाम तरीके से उसको ट्रेस किया जा रहा था, कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन एक हफ्ते के बीच में जब एसटीएफ इंटरसेप्ट कर रही होती है, इसको देख रही होती है कि श्री प्रकाश शुक्ला का मूवमेंट क्या है, एक हफ्ते के भीतर श्री प्रकाश शुक्ला का एक ही नंबर होता है, एक ही फोन नंबर से वो लगातार अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और तमाम चीजें कर रहा होता है, और पुलिस को इसके आधार पर तार जुड़ने शुरू होते हैं कि अब श्री प्रकाश शुक्ला सिमट रहा है और कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह फंसा हुआ है जहां से संभवतः वो आसानी से नहीं निकल सकता है। पुलिस को पता चलता है कि दिल्ली में उसने एक फ्लैट लिया हुआ है, और वहीं वो अपनी प्रेमिका से लगातार मिलता है, और वहीं पर तमाम चीजें ऑपरेट कर रहा है, और अब उसने नंबर भी एक ही रखना शुरू कर दिया है। चूंकि श्री प्रकाश शुक्ला इतना ताकतवर हो चुका था, इतना अपराध उसका बढ़ चुका था कि उसे नहीं लग रहा था कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस उसके खिलाफ कुछ भी करने की हैसियत रखेगी या करने की कोशिश करेगी। और अब पुलिस को जब पता चलता है कि श्री प्रकाश शुक्ला का लड़की का चक्कर चल रहा है, तो पुलिस वालों को लगता है कि अब काम आसान हो गया है, श्री प्रकाश शुक्ला को अब आसानी से मारा जा सकता है। इसके बाद फिर पुलिस को पता चलता है कि वो रांची हवाई अड्डे से आने वाला है बिहार या किसी जगह जाने की, उसकी पूरी मूवमेंट की जानकारी होती है, ब्लूप्रिंट बनता है, पुलिस पूरी तरह से नाकाबंदी करती है, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला वहां नहीं आता है। इसके बाद पुलिस को पता चलता है कि वो नोएडा से होकर के रास्ते से उत्तर प्रदेश आ रहा है। पुलिस वाले अपनी पूरी तरह से जाल बिछाए रहते हैं, और पुलिस को एक गाड़ी आती हुई दिखती है जिसका हरियाणा का एक नंबर होता है, फर्जी नंबर होता है, वो एक स्कूटर का नंबर होता है, लेकिन अब पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है। गाड़ी श्री प्रकाश शुक्ला चला रहा होता है, साथ में अनुज प्रताप सिंह उसके आगे बैठे होते हैं और सुधीर त्रिपाठी पीछे बैठे होते हैं, और उस वक्त गलती से श्री प्रकाश शुक्ला के पास AK-47 नहीं होती है, पिस्टल रखा हुआ होता है उसके पास, और उसके बाद उसे खतरा महसूस होता है कि उसे लगता है गाड़ी उसका लगातार कोई पीछा कर रही है, सादी वर्दी में पुलिस वाले पीछा कर रहे होते हैं, 2 गाड़ियां एक साथ उसका पीछा कर रही होती हैं, उनको चकमा देकर के श्री प्रकाश शुक्ला निकलता है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर VPS चौहान अपनी जिप्सी उसके आगे खड़ी कर देते हैं सड़क पर और कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, और श्री प्रकाश शुक्ला जिप्सी में लड़ाता नहीं है बल्कि गाड़ी मोड़ देता है और यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ भगा लेता है। और यही वो मोड़ था जब कहा जाता है ना कि जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और वही चीज होती है। श्री प्रकाश शुक्ला एक घनी आबादी की तरफ, घनी बस्ती की तरफ भागता है, एक कॉलोनी के गेट के अंदर चला जाता है, स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर वो जाता है, उसे घेर लिया जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला के पास अपनी AK-47 नहीं होती है किसी कारण से, उसके पास एक पिस्टल्स होती हैं, और उसी के जरिए उसके दोनों साथियों को पहले गोली मार दी जाती है पुलिस की तरफ से, और उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने 14 राउंड फायरिंग करी और पुलिस की तरफ से 45 राउंड फायरिंग हुई। और इसी एनकाउंटर में श्री प्रकाश शुक्ला की उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड डॉन की
हत्या या एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर ज्यादा बेहतर शब्द रहेगा। और श्री प्रकाश शुक्ला का इस तरीके से खात्मा होता है और तारीख थी 22 सितंबर 1998, 2:15 बजे रात में ऑपरेशन बजूका पूरा हो गया था। इसका नाम बजूका दिया गया था। अब कुछ कहानियां हैं जो इस बीच में निकल करके सामने आती है, जिनको लूपहोल्स माना जाता है। 21 सितंबर थी तारीख, 98 की बात है कि शुक्ला रांची आने वाला था, पुलिस को चकमा देता है, यहां से भागता है और पुलिस को पहले से ही अंदाजा होता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला है, इसलिए रोड पर पुलिस की तैयारी ज्यादा होती है। इसके अलावा एक और चीज कहा जाता है कि लगातार शुक्ला सिम कार्ड बदल के बात करता था, लेकिन क्यों उसने आखिरी 1 हफ्तों में एक ही सिम कार्ड यूज करना शुरू किया, इसके खिलाफ इसके लिए भी तमाम कॉन्स्पिरेसीज बनाई जाती है। इसके अलावा दिल्ली के वसंत कुंज में उसने आखिरी 1 महीने में ही फ्लैट लिया था, उसको लेकर के भी कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला आखिर क्यों दिल्ली शिफ्ट हो रहा था, क्या किसी ने उसको एक तरीके से ब्लैकमेल करते हुए या किसी तरीके से घेर करके उसे दिल्ली पहुंचाया था। और उसके अलावा एक और है, श्री प्रकाश शुक्ला की आखिरी धमकी किसको थी, तो ये आखिरी धमकी उसको एक बिल्डर को उसने दी थी नोएडा के, जिसको 50,000 रुपए पर फ्लैट देने के लिए कहा था। उस बिल्डर के पास टोटल 105 फ्लैट थे। और जब श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो गया तो इसके बाद एक और कहानी आई कि पुलिस के साथ श्री प्रकाश शुक्ला की एक और मुठभेड़ हो चुकी होती है। जब एनकाउंटर हो गया उसके बाद ये कहानियां निकल करके सामने आई 9 सितंबर 1997 को, जिसमें एक दरोगा भी शहीद हुआ था। 8 गोलियां उसको लगी थी। रविंद्र कुमार नाम उसका था। उसने श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ लिया था। श्री प्रकाश शुक्ला हजरतगंज जनपद मार्केट में लखनऊ में घूम रहे थे, बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून कहा जाता है, वहां पर जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि ये लोग जा रहे हैं। पुलिस उनका पीछा करती है, एक साथी को उसके गिराती है पुलिस मार करके और उसके झोले में से AK-47 बंदूक निकलती है और वहीं से पुलिस को शक हो गया कि आसपास ही श्री प्रकाश शुक्ला है। उसका पीछा किया जाता है और उसके बाद उसको घेरने की कोशिश की जाती है। जो ये इंस्पेक्टर थे रविंद्र कुमार, ये श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन रविंद्र कुमार की जो पिस्टल होती है कमर में लगी हुई, दूसरा साथी जो होता है श्री प्रकाश शुक्ला का, वो उससे इनको रविंद्र कुमार को 8 गोलियां मार देता है। वहां उनकी मौत हो जाती है और श्री प्रकाश शुक्ला वहां से भाग निकलता है। श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर 2 फिल्में बनी है। पहली फिल्म अरशद वारसी की थी, साल 2005 में आई थी, शहर नाम से। रंगबाज जो अभी हाल ही में आई है। और ये तमाम चीजें थी। और थोड़ी सी आपको कहानी बताते हैं STF की। 4 मई 1998 था जब श्री प्रकाश शुक्ला की ये बात निकल करके सामने आती है कि वो कल्याण सिंह को मारने वाला है, तो पुलिस के कान खड़े होते हैं और पुलिस जो होती है और उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय ने, दोनों ने मिलकर के एक STF का गठन किया, जिसके जरिए ये होना था कि सबसे पहला खात्मा श्री प्रकाश शुक्ला का करना है। ADG थे उस समय पर अजय आर्य शर्मा। उन्होंने 50 उत्तर प्रदेश के बेस्ट पुलिस वालों को हायर किया इस काम के लिए कि श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करना है। और इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म किया जाता है। ये कहानी थी जो कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ पुलिस की रिपोर्ट्स हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके अंतर मन में बहुत दिनों से आप सुनते सुनते बड़े होते रहते हैं और उनको सुन करके एक कहानी बनाई जाती है। ये कहानी श्री प्रकाश शुक्ला की थी। आपको कैसी लगी ये आप बताइएगा। और इस दौरान जितने नाम आए हैं, चाहे वो हरिशंकर तिवारी का हो, चाहे सूरजभान सिंह का हो, जितने भी नाम आए हैं उनकी भी कहानियां इसी तरह की हैं। वो भी अपराध की जगत में अपने आप में बड़े नाम थे, उनकी भी कहानियां हम आपको आगे सुनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम जुर्म @ 8 PM देख रहे थे। शुक्रिया।